स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और अब हम पढ़ेंगे आगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उससे पहले हमने इम्पोर्टेंस तक हमने सारा काम कर लिया था। अब हमारा जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क। जो हेनरी फ्योल है वो क्या कहता है, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो किसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करना चाहिए, जो भी उसकी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पर्सन जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है, शुड बी अप्लाइड ऑल काइंड ऑफ वर्क टेक्निक्स एज वेल एज मैनेजमेंट। जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो हर तरीके के काम के ऊपर, हर तरीके के टेक्निक के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैनेजमेंट के अंदर भी काम आता है। डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स स्पेशलाइजेशन, ईच जॉब और ऑल काइंड ऑफ each job or work should be assigned to a specialized of the job। जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो क्या है, जो पर्सन जिस स्पेशलाइज्ड है जिस वर्क के ऊपर, उसी को उसी काम के लिए हायर करना चाहिए, उसी को उसी से वही काम करवाना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ एनी पर्सन इज़ स्किल्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम। जो एक पर्सन है वो क्या है, उसकी स्किल्ड क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एंड द पर्सन कंटिन्यू टू डू द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड वर्क स्पेशलिस्ट हिम टू द जॉब एंड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर हम उसी से वही काम करवाएंगे जिसके अंदर वो स्पेशलिस्ट है, तो उसकी क्या होगी, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। द एम ऑफ हिज प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, होल वर्क इनटू द स्मॉल सेगमेंट्स टू गेट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ द स्पेशलाइजेशन आर अपडाउन सच एज बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, इंक्रीज इन द स्पीड होगा, प्रोडक्शन एंड लेस वेस्टेज। अगर हम स्पेशलाइज्ड को अगर हम वही काम देंगे तो क्या होगा, हमारा वेस्टेज नहीं होगा, हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सेकंड क्या है, इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर की भी वर्क एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। वॉलेंट्री इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम प्रिंसिपल के अंदर क्या है, द अबव मेंशंस पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन इज नॉट बी ऑब्टेन्ड, द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर कैन बी डिलीवर्ड। ये इसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है, ये इसके क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। हमारा अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसके अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्या है, इकट्ठे काम करती हैं, गो टुगेदर। मतलब कि अगर जहाँ पर हमारी अथॉरिटी होगी वहाँ पर हमारी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर, आस्क द फॉरमैन टू अचीव अ टारगेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 200 स्कूटर्स पर डे। क्या है, एक प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा, उसको कहा, फॉरमैन को, वर्कर को क्या कहा कि तूने एक दिन के अंदर क्या बनाने हैं, 200 वर्कर्स बनाने हैं। बट जो वो क्या था, फॉरमैन था, उसने अपना वो जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो अथॉरिटी टू रिक्वेजेशन ऑफ टूल एंड द मटेरियल फ्रॉम द स्टोर्स, जो उसको अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि तू स्टोर से जो भी टूल्स हैं या फिर मटेरियल्स हैं उन सब का यूज़ करेगा। तो जो उसका जो अचीव नहीं हुआ था टारगेट, जो उसके लिए जो फॉरमैन था वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उसको अथॉरिटी भी नहीं दी गई थी और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दी थी। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी काम के लिए अगर हम अथॉरिटी दें, ठीक है, अथॉरिटी हम देते हैं एक पर्सन टू अदर पर्सन, उसके साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है कि अगर आप ये काम अथॉरिटी अगर हमने दी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अगर ये काम परमिशन हम दे सकते हैं इस चीज़ का कि हमने अगर आपको कोई काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हम आपको अथॉरिटी भी देंगे कि ये आप काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या हमारा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट है, दिस प्रिंसिपल इज हेल्प इन अचीविंग द टारगेट। टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्प होता है। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। द प्रिंसिपल्स विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
अब हमारा क्या है थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर क्या है, डिसिप्लिन इज़ द एसेंस, obedient application, energy, behavior and outcome marks of respect observed in accordance with the standing agreement between the firm and its। discipline का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो, अपने सही ढंग से स्टार्ट हो, सही ढंग से सारा काम करे, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस हो। यही क्या होता है इसका डिसिप्लिन का क्या है, टारगेट होता है। इफ़ द कंट्री हैज़ एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय अबाउट देयर वेजेस फॉर 3 years, then the company should honor to similarly the employee should also honor the commitments made by them. The aim of the principle is discipline which is essential for the smooth running of business। कि मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है वर्कर को कि हम आपसे काम लेंगे और आपको क्या देंगे, वेजेस देंगे, तो वो क्या है, अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चले, अपने कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग चले। उससे क्या होगा, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो जल्दी अचीव होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस होगा। फोर्थ क्या है हमारा पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या है, ए कोऑर्डिनेटर शुड बी ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन पर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो कोऑर्डिनेट जो सबॉर्डिनेट है उसको क्या हो, सिर्फ उसके ऊपर एक ही बॉस हो, ठीक है। क्या है, एम्प्लॉय है, यूनिटी ऑफ कमांड है और सुपरविज़र है। मतलब कि उसको एम्प्लॉय को कोई भी काम देने का, कोई भी काम चेक करने का, ठीक है, कोई भी मतलब कुछ भी काम देने के लिए क्या हो, मतलब कमांड देने के लिए सिर्फ एक ही सुपरवाइज़र हो। उसके अलग अलग अगर सुपरवाइज़र होंगे तो जो सबॉर्डिनेट है उससे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसका काम करूं, मैं उसका काम करूं, मैं क्या काम करूं, ठीक है। तो ही बोला हुआ है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्कर के ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए, या फिर एक सुपीरियर बहुत सारे वर्कर्स के ऊपर हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, पर जो सुपरवाइज़र है वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट के माइंड के अंदर, ठीक है, ये सुपीरियर होता है, ये सबॉर्डिनेट होता है। सबॉर्डिनेट के माइंड के ऊपर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि मैं इसका काम करूँ या मैं उसका काम करूँ या मैं उसका काम करूँ। द एफिशिएंसी ऑफ द सबॉर्डिनेट इंक्रीज। सबॉर्डिनेट की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होएगी। देयर इज़ नो ईगो क्लैशेस अमंग ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की भी कोई ईगो ख़राब नहीं होगी इस चीज़ के पीछे कि इस सबॉर्डिनेट ने उसका काम तो कर दिया पर मेरा काम नहीं किया। इट इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन द वर्किंग। उसके बाद है हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या है कि एक ही हेड के ऊपर एक ही प्लान होना चाहिए, अलग अलग प्लान नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर क्या था कि एक ही हमारे ऊपर सुपरवाइज़र होना चाहिए और इसके अंदर एक ही हमारा प्लान होना चाहिए। मतलब कि ग्रुप के ऊपर एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अचीव करने के लिए। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो हमसे एक भी अचीव नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ ऑब्टेन्ड एंड ऑल्सो अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर हमारे पास एक ही गोल होगा पूरे फुल ग्रुप के पास तो वो उसको अचीव करने के लिए क्या होगा, ईजी होगा। एफर्ट्स ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टूवर्ड वन डायरेक्शन पे ही उसका सारा जो एम्प्लॉय का एफर्ट्स होंगे। दिस प्रिंसिपल विल हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रिंसिपल है वो क्या हेल्प करता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये आपके यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस है। अब हम 6th से हम कल करेंगे।